Hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. Today we will start our first chapter of class 9, that is matter in our surrounding. Okay, so first of all we have to know what is matter and then what is surrounding. Surrounding means what? हमारे आसपास का वातावरण, वो सारी चीजें वो सभी चीजें जो हमारे यूनिवर्स में हमारे आसपास के एरिया में एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग, वेदर इट इज पेन पेंसिल या एनीथिंग वट एवर, है ना. वेर इज मैटर, मैटर इज वॉट? मैटर इज एनीथिंग डॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, है ना. मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कुछ जगह घेरती हो जिसका मास हो, उसको मैटर कहते हैं. तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि हमारे आसपास किस किस तरीके के सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, और वो किस तरीके से वर्क करते हैं. सबसे पहले हम टॉपिक्स देखते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. तो फर्स्ट इज व्हाट इज मैटर, द स्टेट्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, interconversion of states of matter, meltings and boiling point, latent heat, effect of change in temperature and pressure, sublimation, evaporation and its factor, and evaporation produce cooling. These are the topics which we have to cover in this chapter. Okay, so let's start with our first topic, that is what is matter. क्या है मैटर? तो देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज, कुछ भी जो कुछ जगह घेरे, एंड हैज मास, और उसका कुछ ना कुछ मास हो, दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके, सो ऑक्यूपाई स्पेस तो समझ में आ गया कि कुछ जगह घेरे, बट मास, मास इज व्हाट? मास मीन्स वेट क्या? नहीं, मास मीन्स वेट नहीं होता, है ना. मास एंड वेट बोथ आर द टू डिफरेंट टर्म्स, है ना. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द मास, तो मास इज व्हाट? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी, it can't be zero, it depends upon the number of particles only, है ना. आपके सब्सटेंस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, मास सिर्फ और सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा, ना ही किसी ग्रेविटी पे. ठीक है. वेयर एज अगर हम बात करें वेट की, तो वेट इज डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कैन बी जीरो, है ना. जैसे हम बात करते हैं अर्थ, तो अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ वेट होता है. लेकिन वहीं जब हम स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में हम फील करते हैं कि हमारा कोई वेट नहीं है. बिकॉज क्यों? वहाँ पर जैसे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जब वहाँ जाते हैं, तो आपने देखी हो फोटो, तो आप देख सकते हैं कि वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना. उड़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका वहाँ पर वेट जीरो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है ना. लेकिन मास तो सेम है, जगह तो वो उतनी ही घेर रहे हैं जितनी वो यहाँ पर धरती पे घेर रहे हैं, तो इसीलिए मास एंड वेट में यही फर्क है. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज मास इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मास किससे बना होता है? पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. ठीक है. तो मास पार्टिकल से मिलकर बना होता है. देखिए, मास जैसे कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, मास इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, वैसे यहाँ लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, है ना. तो मैटर भी क्या है? पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. ओके, सो अब पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट्स कौन सी है. वैसे तो स्टेट्स की बात करें तो मैटर की 5 स्टेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. तो matter can be classified as solid, liquid and gas on the basis of interparticle forces एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना. पार्टिकल की अरेंजमेंट, पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे हम मैटर को पढ़ पा रहे हैं कि मैटर क्या है, 3 पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, सो दीज 3 फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी इंटरकन्वर्टेबल. हाँ, हम इसे बदल भी सकते हैं, हम सॉलिड को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, सेम ऐसे ही ऑपोजिट भी कर सकते हैं. तो यहाँ यही लिखा है कि मैटर क्या है? इंटरकन्वर्टिबल है. क्या है? इंटरकन्वर्टिबल है. ठीक है. तो इंटरकन्वर्टिबल क्या है? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर और टेम्परेचर को हम बढ़ा के या घटा के हम क्या कर सकते हैं? इसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आइस. आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना. आइस को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, तो सॉलिड को हम कैसे कर सकते हैं? सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैटर. टाइप्स ऑफ मैटर इज व्हाट?
there are the two ways in which the matter can be classified, on the basis of its physical nature and on the basis of the chemical constitution, है ना। फिजिकल नेचर मीन्स आप फिजिकली मैटर को देख के कैसे बता सकते हैं कि मैटर वेदर योर मैटर इज सॉलिड, वेदर योर मैटर इज लिक्विड और गैस, है ना। तो आप किस तरीके से फिजिकली देख के बता सकते हैं ये चीज कि आपका मैटर जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ओके, सो वही अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में रैंडम एंड लिटिल स्पार्शली अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इट मीन्स व्हाट, कि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बहुत दूर दूर दिखेंगे, है ना। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल थोड़े दूर दिखते हैं। यहाँ पर लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ मिल जाएगा, तीसरा पार्टिकल बिल्कुल ऐसे करके मिल जाएगा, फोर्थ ऐसे मिल गया। मतलब मैं इसी पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, है ना, कि पार्टिकल जो है वो इसके स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वही लेकिन बात करें अब हम गैस की, तो गैस का एक पार्टिकल अगर इधर होगा तो दूसरा पार्टिकल कहीं इस कोने में होगा, तीसरा पार्टिकल किधर एक और कोने में हो सकता है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप पार्टिकल जो है वो क्या है, काफी दूर है, काफी दूर पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं आपको। तो जब पार्टिकल बहुत दूर है, जब पार्टिकल आपको बहुत दूर है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट की मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी दिख रही है आपको, कि मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये तो था अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो, है ना, कि आपका आपका सॉलिड लिक्विड गैस कितना फ्लो करता है। तो अब मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स बहुत ही पास है, बहुत पास है, तो इनके पास स्पेस ही नहीं है। अब स्पेस ही नहीं है तो ये तो आपका फ्लो करेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फ्लूइडिटी के अकॉर्डिंग जो सॉलिड होता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता। लेकिन बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, जैसे पानी। पानी अगर आप नदियों में देखोगे तो वो फ्लो करता है ना, फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन एक मतलब फ्लो फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल, पानी ऐसे ही फ्लो करता है, मतलब जो जहाँ पानी ज़्यादा होगा और एक साइड पानी कम है तो वो इस साइड से इस साइड जाने की कोशिश करेगा, मतलब इसके भी लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, मतलब गैस को कहीं भी छोड़ दो, वो पूरे डायरेक्शन में फ्लो करने वाली है ना। उसको मतलब फ्री, जहाँ से फ्रीडम मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी फ्लूइडिटी की। देन बात करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट की फिर से आ जाइए। एज यू नो द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज don't have any space, है ना, doesn't have any space, then it means what, मूवमेंट तो होगी ही नहीं ना। जब पार्टिकल एकदम बाउंड है तो ये एक साथ ऐसे बैठे रहते हैं और ये वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मूवमेंट क्या है इसकी, नेग्लेजिबल है। लेकिन बात करें लिक्विड की, तो डिपेंड्स ऑन द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, है ना। पार्टिकल के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है क्या हमारा लिक्विड, लिक्विड जो है पार्टिकल के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। क्योंकि पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर है तो मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ऐसे ऐसे हल्के फुल्के मूव करते रहेंगे। लेकिन बात करिए गैस की, फ्री, कॉन्स्टेंटली एंड रैंडम, है ना। फ्री मूव करेंगे, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे, कहीं भी मूव करेंगे क्योंकि आज़ाद है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारी मूवमेंट की ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस फिर से वही है, पार्टिकल के अंदर स्पेस कम होता है, इसमें पार्टिकल का स्पेस अच्छा होता है लिक्विड के अंदर। और गैस की बात करें तो गैस के अंदर पार्टिकल का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन मैक्सिमम, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम अट्रैक्शन देखने को मिलता है, यहाँ मीडियम अट्रैक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ बहुत ही कम, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अब जब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन कम है, इट मीन्स तभी तो पार्टिकल दूर है। देन बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी। एज यू नो नंबर ऑफ पार्टिकल इज बहुत ज़्यादा, तो डेंसिटी और एब्सोल्युटली ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेंसिटी इज व्हाट, इट्स अ मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इज ज़्यादा तो मास इज ज़्यादा, मास इज मोर, एंड इफ द मास इज मोर तो डेंसिटी इज ऑब्वियसली मोर, है ना। तो हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन लिक्विड में बात करें तो पार्टिकल थोड़े से कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इस वजह से यहाँ पर डेंसिटी कम होती है। देन गैस की बात करूँ तो मिनिमम डेंसिटी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, तो इसलिए क्या है, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। देन बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन मतलब क्या, मिलना। जब हम किसी भी दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये बोल रहा है डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन नेग्लेजिबल होता है ना। आप किसी दो ईंटों को एक साथ जोड़ के रख दो, मैं बार बार ईंटों पे ही आ जा रही हूँ, छोड़ो किताबों की बात करते हैं, है ना। तो बार बार जैसे दो बुक्स को आप एक साथ जोड़ के रखो, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ टाइम बाद आप उस बुक को उठाओगे तो भैया दोनों एक में मिल चुकी होंगी ऐसे करके, कि भैया अब उठा रहे हैं तो दोनों एक साथ ऐसे करके उठ गई, है ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि दोनों के अंदर के जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से मिल चुके हैं, बिल्कुल कुछ और ही सेंटेंस बन रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड में बहुत कम होता है। बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड में इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन, है ना, डिपेंड होता है, डिपेंड करता है, डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है। कैसे, अगर हम बात करें तो वाटर है, मिल्क ले लो, मिल्क को वाटर में मिलाओगे, एक टाइम आएगा पूरा मिक्स हो जाएगा, इट मीन्स डिफ्यूजन अच्छा है। लेकिन गैस की बात करें तो गैस में डिफ्यूजन क्या है, मैक्सिमम देखने को मिलता है ना। अगर हम यहाँ पर देखें गैस, तो गैस में डिफ्यूजन क्या है, बहुत मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, है ना, फिजिकल नेचर क्या है मैटर का। तो फिजिकल property is that aspect of the matter that can be observed or measured without changing its nature and composition। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसे आप बिना उसके कॉम्पोजिशन, बिना उसके नेचर को चेंज किए भी देख के बता सकते हो। इट इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, है ना, मतलब ऐसा नहीं है देखने में कैसा है चीज, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, टेक्सचर कैसा है ना, और ये सब क्या है, ये सब आपकी फिजिकल मैटर्स को डिफाइन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं फिजिकल मैटर्स के बारे में, है ना। उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके मैटर के। पहला, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उसके बीच में स्पेस होता है, बिल्कुल होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मोशन में रहेगा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है KMnO4 की, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसमें क्या किया गया है कि एक आपको एक बीकर दिया है जिसमें 100 ml वाटर लिया है, एंड उस 100 ml वाटर में क्या किया, KMnO4 ऐड कर दिया। KMnO4 के दो तीन फ्यू क्रिस्टल्स ऐड किए हैं, है ना। ये एक्टिविटी ये शो करेगी आपको, आप पढ़िएगा, है ना। नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की चैप्टर्स की एक्टिविटी की। इफ़ यू वांट देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड वीडियो, है ना, जिसमें जो भी चैप्टर वाइज एक्टिविटीज़ होंगी उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी मैटर जो होता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस होता है, इट मीन्स व्हाट, देखो इस एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आप इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आप उस एक्टिविटी को रेफर कर सकते हैं, है ना। एंड अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मोशन में रहते हैं, जैसे कि हमने बात की अभी अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे उसमें ही हमने बात की कि पार्टिकल जो है वो मोशन में रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, मतलब इवन पार्टिकल ही क्यों, हर चीज इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि हमारा अर्थ हमारे मून को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही हमारा मून भी हमारे अर्थ को अट्रैक्ट करता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब हमारा अर्थ बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू मून, जानते हो आप लोग। तो अब मून इतना पावरफुल नहीं है हमारे अर्थ के कंपेरिजन में, तो इसलिए हमारे अर्थ को नहीं खींच पा रहा अपने साइड, बट हाँ उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है यानी वाटर जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है उसको वो बहुत अफेक्ट करता है ना। जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है, आपने सुना हो कभी हाई टाइड्स, बहुत हाई टाइड्स आई है, लो टाइड्स आई है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, है ना। तो इसी तरीके से हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है इस यूनिवर्स में, सेम है कि मैटर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है ये, है ना, कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल हट कर है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सबसे छोटी चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा आपका पार्टिकल होता है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा ना, अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा स्टेबल में, तो देख लेते हैं थोड़ा डिफ्यूजन होता क्या है। तो मैंने पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, जब पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, मिक्स हो जाते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, किसी भी दो चीज का आपस में मिल जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, है ना, इंक का पानी में मिल जाना, तो मिल गया, इट मीन्स क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, स्टार्ट क्लियर ना।
Come to the next topic. Change of states of matter, phase transition, or we can say interconversion of states of matter. ठीक है, तीन चीज है, स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ मैटर बोल सकते हैं, फेज ट्रांजिशन बोल सकते हैं, और एक और चीज बोल सकते हैं इसको क्या, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का लिक्विड में हो जाना, लिक्विड का सॉलिड में हो जाना, सॉलिड का गैस में हो जाना, गैस का सॉलिड में हो जाना, लिक्विड का गैस में हो जाना, और गैस का लिक्विड में हो जाना। तो ये सारे इंटर कन्वर्जन जो होते हैं, ये सारे चेंजेस हैं, इसको इंटर कन्वर्जन के नाम पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ द वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर, एक मैटर का दूसरे मैटर स्टेट में चेंज हो जाना, है ना, और देन उसके बाद बैक हो जाना, वापस से ओरिजिनल स्टेट में भी आ जाए, तो ये सब क्या है, इंटर कन्वर्जन है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत 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 अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर, क्योंकि वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, तो वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिफाइनिंग दिस, है ना। तो वाटर लेते हैं, वाटर में सबसे पहले लेते हैं वाटर जब हमारा सॉलिड फेज में, इट मीन्स जब वो आइस है इट मीन्स वो सॉलिड फेज में, जैसे ही आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे, है ना, यानी आप उसे क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इट मीन्स आप उसे मेल्ट कर रहे हो, है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। व्हेन the solid is converted into liquid, है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग बोलेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट हुआ तो इसको तो हमें मेल्ट करना पड़ेगा। देन अगर अब लिक्विड, अब तो पानी बन गया, अब उसको अभी आपको गैस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, घर में हम उसको गैस पे रखते हैं और हम उसे उबालना स्टार्ट कर देते हैं, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद फ्यूम्स ऐसे ऐसे आने लगती है। ठीक है, तो यानी लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर और बढ़ा दो, और टेम्परेचर बढ़ा दो, इट मीन्स क्या कर दो, बॉयल कर दो उसको। ठीक है, इट मीन्स क्या कर दो, उसको बॉईल कर दो। ठीक है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ओके, सो हम आगे पढ़ते हैं इसको, गैस से सॉलिड में और इन सबको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग, सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड एज द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर as the temperature at which the solid at which what at which the solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एट द मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेजेस सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों इक्वल कंडीशन में रहते हैं। इसी टाइम पे मेल्टिंग भी स्टार्ट हो रही होती है, इसी टाइम पे फ्रीज भी रहता है हमारा सब्सटेंस, so that is at the point the both solid state and the liquid state exist simultaneously। ठीक है, दोनों ही simultaneously exist करते हैं। ठीक है, now come to the boiling point। Boiling point of the liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure। ठीक, जब वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस जो है बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग प्रेशर बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, और ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी है जो कि इंटर कन्वर्जन में हेल्प करती है। ठीक है, देखो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। वही हम बात करें, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, लिक्विड उल्टा आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, या फिर हम कहते हैं फ्रीजिंग। उसी पानी को आपने वापस से जमा दिया, यानी फ्रीज कर दिया, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स इसे क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइल, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉईल होने स्टार्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। देखो, ये टर्म यूज हुई है, ये टर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर दो दो चीजें आती है, एक तो आता है बॉइलिंग और दूसरा आता है क्या, इवेपोरेशन, है ना। अब देखो, अगर हम बात करें, चलो इवेपोरेशन अभी पढ़ाऊंगी तो उसमें हम बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों देखेंगे, है ना। क्योंकि क्या है ये बल्क, बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क का मतलब होता है कि अंदर तक पार्टिकल जो है, जब तक वो अंदर तक वाइब्रेशन स्टार्ट ना कर दे तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली है ना। लेकिन सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर का पार्टिकल जो है वही सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किया है और इवेपोरेट आउट हो गया है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, next, the process in which a gas on cooling
turns into the liquid at the specific temperature is called condensation. क्या बोल दिया इसने, एक गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, अभी हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो बॉइलिंग कहा, अब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे लिक्विफिकेशन, है ना। कंडेंसेशन बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन। जैसे वही खौलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी, उसके ऊपर आपने प्लेट लगा दी। अब प्लेट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे तो नहीं है फ्लेम के, तो उसका टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना उस नीचे के बर्तन का होगा जिसमें पानी रखा है, तो वो ठंडा है क्योंकि वो एटमोसफेयर से कनेक्टेड है वो प्लेट। तो जैसे ही इवेपोरेट आउट होगा वाटर, स्टीम में कन्वर्ट होगा, उस प्लेट से लग के क्या होगा, उस प्लेट से लग के वो जो पानी है, जो जैसे इवेपोरेशन स्टार्ट हुई है उस प्लेट से लग के वो वापस, प्लेट का टेम्परेचर तो कम है, तो वो वापस से वाटर की लेयर इसमें बन जाएगी। तो आप उठा के प्लेट को देखते हैं तो आपको फील होता होगा पानी उसमें से निकल रहा है ना। इट मीन्स क्या, वो जो जो फ्यूम्स बनी वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इसको हम कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के वाटर वेपर जो होते हैं उसको कंडेंस करके ही हमारे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर एट विच temperature at which the states of substance change from liquid to solid is called freezing point, ठीक है। अब वही है, लिक्विड से सॉलिड में अगर सब्सटेंस आ रहा है हमारा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। इसके अलावा एक और टर्म का हम यहाँ यूज करते हैं, सब्लिमेशन, जो अभी हमें आगे देखना है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, चलिए। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, आप खुद से सोचिए टेम्परेचर में क्या होने वाला है। अगर मेरा कोई सॉलिड है, इट मीन पार्टिकल बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। अब आपने उसको टेम्परेचर पकड़ा रखा है, आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। जब आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल बहुत पास है वो वाइब्रेट, अभी तो नॉर्मल वाइब्रेशन पे बहुत तेज तेज वाइब्रेट होंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे, है ना। वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, एक टाइम आएगा वाइब्रेट होते 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 तो वो ना सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा एनर्जी हो चुकी है। तो वाइब्रेट होते 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 तो एक टाइम आएगा उनकी इलास्टिसिटी टूटेगी और वो पार्टिकल जो है वो दूर हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, है ना। तो पार्टिकल्स का क्या फर्क पड़ा, देखो अब जैसे ही पार्टिकल दूर हुए तो वो इतने दूर हो जाएंगे कि जितने दूर एक लिक्विड के पार्टिकल्स मुझे देखने को मिलते हैं। तो इट मीन्स जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी किसी भी सॉलिड का, इट कैन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, है ना। एंड व्हेन वी अगेन अप्लाइंग द टेम्परेचर ऑन इट, देन इट कैन कन्वर्टेड इनटू द गैस आल्सो, है ना। सो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा मैटर पे, कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, है ना। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मींस दैट द पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। इसका मतलब पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में है ना। मोशन में है तो एक टाइम आएगा कि पार्टिकल जो है वो अपनी इलास्टिसिटी को ब्रेक करेंगे एंड पार्टिकल हो जाएंगे क्या, दूर। दूर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद अब भी अगर आपने टेम्परेचर अप्लाई कर रखा है, देन पार्टिकल कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे एंड एक टाइम आएगा कि पार्टिकल इतने दूर हो जाएंगे कि वो एक गैस की अरेंजमेंट ले ले, और हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारा वो सॉलिड जो था जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और फाइनली अब वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है। तो और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब हम पढ़ते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है एंड दे बिगिंस टू वाइब्रेट विद द हायर एनर्जी, और वो क्या करता है, हायर एनर्जी में वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो देयरफॉर द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम द पार्टिकल रिड्यूस्ड, है ना, एंड द पार्टिकल गेट डिटैच्ड। क्या होता है, इसकी वजह से पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होने लगता है, जो पहले ऐसे करके था वो अब दूर कम होने लगता है। अब पार्टिकल क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं फ्रॉम देयर पोजीशन एंड बिगिन मूव फ्रीली, और बहुत आज़ादी से घूमना स्टार्ट कर देते हैं, उनको आज़ादी मिल जाती है। तो जिसके वजह से पार्टिकल जो है वो चेंज हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैटर, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं प्रेशर की, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जा रहा है, वैसे ही अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड जाएगा, ठीक है। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर, क्योंकि देखो क्या हुआ, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, हमने प्रेशर अप्लाई किया, जबरदस्ती हम उसको दबा रहे हैं तो पार्टिकल पास पास आने स्टार्ट होंगे, इतने पास आ जाएंगे जितने पास एक लिक्विड के पार्टिकल देखने को मिलते हैं मुझे। तो मैं उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं कि अरे ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। देन अगेन इफ वी अप्लाइंग द प्रेशर ऑन इट, then it can convert it into the solid also, because the particle arrangement is same like the solid, है ना। they can achieve the particle arrangement which already present in the solid में जो already present रहेगा ना particle, वैसी वाली स्टेट में ये को अचीव कर लेगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है गैस में कन्वर्ट हो गए। तो ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, gas is converted into the liquid and then liquid is converted into the
solid. The gas can be liquefied by applying the pressure and reducing the temperature. When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed, and if the temperature is low, the gas is liquefied. ठीक है? Okay. So come to the next topic, that is latent heat, one of the most important topic of your chapter number first, है ना? आपके चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो लेटेंट हीट है ना. अच्छा, अब आपके पास तीन टर्म आने वाली है. एक आने वाला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक आने वाला है आपके पास बॉइलिंग, और एक आने वाला है आपके पास इवेपोरेशन. तीनों ही प्रोसेस में अगर आप देखें तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन देखने को मिलेगा. इवेपोरेशन भी क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. Boiling is also conversion of liquid into gas, and latent heat of vaporization is also the conversion of liquid into gas, है ना. So मुझे अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये आंसर दीजिए कि तीनों ही प्रोसेस में तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, फिर हम इसको अलग अलग नामों से क्यों जान रहे हैं? क्यों हम एक को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से पढ़ रहे हैं, एक को बॉइलिंग के नाम से पढ़ रहे हैं, और एक को हम इवेपोरेशन के नाम से पढ़ रहे हैं? समझ ठीक है. तो आप लोग आई थिंक मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे. मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ. क्वेश्चन ये है कि चाहे हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, चाहे हम बात करें इवेपोरेशन की, या चाहे हम बात करें बॉइलिंग की, तीनों में ही लिक्विड टू गैस कन्वर्जन देखने को मिल रहा है. तीनों में ही क्या मिल रहा है? लिक्विड टू गैस कन्वर्जन देखने को मिल रहा है ना. फिर भी हम तीनों को अलग अलग नाम से क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो एक ही नाम से पढ़ लेते. हमें तीन डिफरेंट नेम से क्यों जानना पड़ रहा है इनको? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ठीक है, चलिए. और फिर अगर आपको नहीं आता है तो भी आप मुझे बताइएगा, देन मैं फिर इसके ऊपर एक नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं क्लियर करूंगी कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, ओके. सो लेटेंट हीट को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड हिडन हीट, है ना. इसको हम हिडन यानी छुपी हुई हीट है ये. मतलब छुपी हुई हीट पता है क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो, आप किसी भी चीज को टेम्परेचर दोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. समझ गए? जैसे कि मैंने आपको दिया कि ये बर्फ है, इसको आप गैस पे रख दो. अगर आप गैस पे रख दो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्टेशन तो आ ही जाएगी, एक्सपेक्ट करोगे आप कि इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना. एटलीस्ट 0 से 1 2 3 डिग्री तक तो जाना चाहिए, है ना. टेम्परेचर दे रहे हो तो जाए, बढ़ेगा नहीं टेम्परेचर. लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता. ठीक है. लेटेंट, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? हिडन हीट बोल रहे हैं, क्योंकि हीट हम दे तो रहे हैं पर पता नहीं कहाँ छुप गई है वो हीट जाके, इसीलिए उसे हिडन हीट के नाम से जान रहे हैं, लेटेंट हीट को, है ना. तो हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नोन एज द लेटेंट हीट, है ना. वो छुपी हुई हीट जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में काम है? इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट. किस चीज में काम है? जो कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आए. जो कि किस पे काम आए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के में काम आए, है ना. इसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे, है ना. सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर. क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये छुप जाती है मैटर के अंदर जाके, है ना. जो मैटर की गहराइयों में जाके छुप जाती है, इसीलिए इसको लेटेंट हीट कहा जाता है, यानी छुपी हुई हीट कहा जाता है. ठीक है. तो इसमें ये दो तरीके की हीट होती है, एक तो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. दो तरीके की लेटेंट हीट देखने को मिलेगी. फर्स्ट वन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड वन इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके. सो सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की. सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है ना. सिंपल सिंपल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है. यहाँ फिर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि मेल्टिंग में भी तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है ना. तो यहाँ यहाँ कुछ नया क्या हो गया ना, यहाँ ऐसा क्या नया हो गया? जब मेल्टिंग में भी यही होता है तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ. Heat energy required to convert 1 kilogram of solid into the liquid, है ना. 1 kilogram of solid into the liquid at atmospheric pressure. Atmospheric pressure पे अगर कोई solid liquid में convert हो, है ना, and its melting point is known as the latent heat of fusion. ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना. जब कोई हीट एनर्जी मतलब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे. अच्छा, एक चीज और मार्क कर लीजिएगा इसमें, वो ये कि विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो सकता विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ एक टर्म मार्क कीजिए, विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब बिना टेम्परेचर बढ़ाए, है ना. जब कोई
सॉलिड जब कोई 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यानी 0 डिग्री पे ही आपका जो आइस था और वो मेल्ट भी हुआ तो भी वो 0 डिग्री पे ही रहा, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ने के बाद एक ग्राफ देख लेते हैं हम, उसके बाद से फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे आएंगे। ठीक है, तो हम ये ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में देखिए, इस साइड टेम्परेचर दिख रहा है और इस साइड हीट एनर्जी दिख रही है, हीट एनर्जी। ठीक है, क्या दिख रहा है? हीट एनर्जी। इसमें आप क्या देख सकते हैं? 0 डिग्री डेट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री डेट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक सॉलिड फेज में ये दिख रहा है आपको, सॉलिड फेज में आइस पड़ी, आइस है हमारे पास, है ना, 0 डिग्री से नीचे से ही रहती है और 0 डिग्री तक रहती है। तो जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया एट द 0 डिग्री सेल्सियस, आई स्टार्ट मेल्टिंग। क्या लिखा है यहाँ पर? मेल्टिंग। और ये पॉइंट, जहां पर ये जो पॉइंट येलो कलर वाला पॉइंट दिख रहा है जिसमें मेरा पॉइंटर रखा हुआ है रेड वाला, है ना, ये वो पॉइंट है जिस टाइम पे आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? अभी भी 0 है। ये वो टाइम है जब सभी आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है एंड अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पूरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्क्राइब कर रहा है। और जैसे ही एक टाइम आएगा जब सारा ही सभी आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, उस टाइम पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक आएगा वहीं पर हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो क्या होता है? एट 100 डिग्री सेल्सियस या कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक लिक्विड लिक्विड में भी रहे और वो गैस में भी कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती है। ये वो पॉइंट है जब हमारा जो है क्या है? लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, डेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, गैस में स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए फिर से एक टाइम ऐसा आया जब सारा ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो चुका है, अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यानी मैं आपसे ये कह सकती हूँ, यानी हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी टेम्परेचर हम अपने सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी टेम्परेचर आप अपने सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हो, वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, एंड सेकेंड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे गैस फेज में फाइनली कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, डेट इज एल इक्वल टू क्यू अपॉन एम, एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया तो आई थिंक मुझे यहाँ सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, थोड़ी बहुत हो जाएगा। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो देखिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, है ना, और लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हुआ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Okay, now next topic, evaporation, most important topic, again most important topic. Okay, so evaporation is what? Evaporation क्या है? The process of conversion of substance from the solid state to the gaseous state at any temperature below its boiling point. बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इवेपोरेशन। ठीक, तो इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। क्या है ये? इट्स अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन एक ऐसा कन्वर्जन है सब्सटेंस का जिसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्जन देखने को मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे मतलब अभी आपका सब्सटेंस 100 डिग्री को रीच भी नहीं किया है, आपका वाटर उससे पहले ही बॉइलिंग, उससे पहले ही वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इट मीन्स वो क्या है? इवेपोरेशन है, या फिर हम उसे एक और टर्म बोलते हैं वेपराइजेशन, या फिर उसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। क्या है ये? इट्स अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, सरफेस फिनोमेना है ये, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ये हमारा लिक्विड है तो ये लिक्विड के सरफेस को हीट करता है, और जैसे ही इसका टेम्परेचर ऊपर सरफेस का टेम्परेचर रीच होता है वैसे ही वो सारा गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आता है, देन अगेन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होता है, एंड देन उसके बाद से फिर से वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला, अगर हम बात करें टेम्परेचर,
द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल की, और जितनी ज़्यादा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल जो है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पार्टिकल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा, पार्टिकल वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा। तो उतनी ही तेजी से पार्टिकल दूर जाएंगे और क्या होगा, हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट, सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा दूर में पानी फैलाओगे उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगी। सरफेस एरिया मतलब एरिया आपका। आप एक इसका एग्जांपल, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आप एक सॉसर प्लेट ले, सॉसर ले, उसमें आपको चाय जो है, अगर आपको मैंने चाय दी है, आपको ठंडी चाय पीने की आदत है ना, मैंने आपको कप में चाय दी है, एक सॉसर में दिया है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप सॉसर को प्रेफर करोगे, क्योंकि सॉसर क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा है तो आप उसमें चाय जैसे ही डालोगे वो उसको एरिया ज़्यादा मिल गया तो इवेपोरेशन रेट फास्ट हो जाएगी, इवेपोरेशन रेट फास्ट हो जाएगी तो आपकी वो चाय जल्दी ठंडी होगी। लेकिन वही बात करें कप में, तो कप में इतनी आसानी से चाय ठंडी नहीं होने वाली है ना। तो सरफेस एरिया, तो इवेपोरेशन इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी पानी में नमी का होना। ह्यूमिडिटी क्या, पानी में नमी का होना, एयर में नमी का होना, सॉरी, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होना। तो एयर जिसमें पार्टिकल के बीच में काफी अच्छा गैप है, अगर उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट्स जो है वो है, ठीक है, तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है स्पेस, तो अब जो इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर के ड्रॉपलेट जा रहे हैं वो कहाँ रहेंगे, तो इट मीन्स क्या होगा, वो वापस इवेपोरेशन रेट क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी में द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। देन लास्ट वन, विंड स्पीड यानी हवा, जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी तेजी से इवेपोरेशन होगा, क्योंकि अब पार्टिकल, एक तो पार्टिकल को टेम्परेचर की वजह से उठना पड़ रहा है, एक हवा उसको खुद लेके चली जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो चारों फैक्टर में से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी ऐसा फैक्टर है जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होने वाला है और डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। बाकी तीनों में कंडीशन में ही आप देखेंगे कि चाहे टेम्परेचर हो, चाहे सरफेस एरिया हो, या चाहे विंड स्पीड हो, तीनों ही कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग किस तरीके से हो सकती है ना। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी। इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होता है, लिक्विड का जो पार्टिकल है वो क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास से, है ना, टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, फिर से आ गई मैं यहाँ पर, पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन में पार्टिकल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्यों, ताकि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, यानी तोड़ सके, एंड अंडरगो द फेज चेंज, और फेज चेंज में आ सके। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूलिंग। तो इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, आसपास का हमारा, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो आसपास का जो है एरिया वो तो ठंडा हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्वेट कूल्स डाउन आवर बॉडी। जिस तरीके से पसीना, पसीना क्या होता है, हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हीट हीट हो जाती है गर्मी के टाइम पे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको खुद से मेंटेन करने की कोशिश करती है बॉडी टेम्परेचर। वो क्या करती है, स्वेट के थ्रू सारे जो भी हीट होती है हमारी बॉडी की, उसको, जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके खुद तो इवेपोरेट आउट हो जाता है, सॉरी। एंड उसके बाद जो जैसे ही वो इवेपोरेट होता है, हमारी जो बॉडी है वो फील होती है ठंडी। जब, इसलिए आप कभी गर्मियों में देखोगे, आपको जब पसीना होगा, जब बहुत ज़्यादा पसीना होगा, उसके बाद आप अपने फेस को ऐसे छू के देखोगे तो आपको फील होगा कि आपका फेस बहुत ठंडा हो चुका है। क्यों ठंडा हो चुका है, क्योंकि यहाँ इवेपोरेशन प्रोसेस चल रहा था। ठीक है ना। ओके, सो आई थिंक ये कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन भी समझ चुके होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक अर्थन पॉट के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, कि अर्थन पॉट पे किस तरीके से वाटर जो है वो ठंडा रहता है ना। इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि समर्स में जो क्लॉथ्स हैं वो इतने आसानी से क्यों सूख जाते हैं, लेकिन विंटर्स में आप देखेंगे कि इतनी आसानी से नहीं होगा, है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, वाई वी प्रेफर द कॉटन क्लॉथ इन समर ओनली, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग टॉपिक से आते हैं, तो इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, सो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye and take care.